प्रिय छात्राओं, नमस्कार। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र की दूसरी पाठ्य पुस्तक जो हितोपदेश मित्र लाभ नाम से है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हितोपदेश श्री नारायण पंडित विरचित एक गद्य नीति काव्य है। इसमें नारायण पंडित ने बहुत सारी नीति की बातों को बहुत संक्षिप्त एवं सूक्ष्म रोचक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संस्कृत कथा साहित्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं में आख्यान साहित्य की उत्पत्ति भी वैदिक साहित्य से ही हुई है। समस्त भाषा की दृष्टि, विषय की दृष्टि और शिल्प सौंदर्य आदि की दृष्टि से यह नीति काव्य बहुत ही सुंदर एवं सरल रोचक भाषा में लिखा गया है और इन नीति ग्रंथों के माध्यम से यहाँ अनेक प्रकार की उपदेश जो है वो प्रदान किए गए हैं। पौराणिक साहित्य में रामायण और महाभारत की छत्र छाया में ही विकसित कथा साहित्य को सर्वाधिक लोकव्यापी बनाया गया है। कथा साहित्य विशाल भंडार है और सुरक्षित है। इन कथा साहित्यों का प्रभाव जो है वो विश्व साहित्य में अग्रणी स्थान रखता है। प्राचीनता, लोकप्रियता, कथा शिल्प, मनोवैज्ञानिक निपुणता और मनोरंजकता की दृष्टि से यह साहित्य आज भी भारतीयों की सर्वोपरि देन माना जाता है। गद्य साहित्य जो एक विधा है, इसके विकास के विविध रूप यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नीति कथा साहित्य का संपूर्ण पद्यात्मक भाग, भाषा शैली, विषय और उद्देश्य की दृष्टि से इन्हीं ग्रंथ रत्नों का ऋणी है जो ग्रंथ है महाभारत और रामायण। ये दो ही उपजीव्य काव्य हैं और इन ग्रंथों में नीतिपरक अनेक श्लोक उपलब्ध होते हैं। महाभारत तो ऐसे श्लोकों का एक विशाल भंडार है। नीति कथा ग्रंथों का संपूर्ण पद्यात्मक कलेवर इन श्लोकों से ही बना है। कहीं ये साक्षात अविकल रूप में और कहीं कुछ परिवर्तित रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, कहीं उन्हीं भावों को आधार पर बनाकर नए रूप में प्रयुक्त किया गया है। तात्पर्य यह है कि नीति कथा ग्रंथों का संपूर्ण पद्यात्मक कलेवर इन्हीं ग्रंथों से सामग्री एकत्रित करके रखा गया है। नीति काव्य के उद्भव में धर्म और दर्शन का प्रभाव लक्षित होता है। इन्हीं से मिलकर नीति का शास्त्र को विकसित किया गया है। नीति कथाएं आकार, प्रकार, भाषा शैली, प्रतिपाद्य विषय व उद्देश्य की दृष्टि से लोक कथाओं से भिन्न होती है। नीति कथाओं की भाषा अति सरल, सुंदर, रोचक, बोधगम्य, प्रवाहमयी, प्रचलित एवं विशाल होती है। न अधिक समासांत होती है और न अलंकृत पदावली का प्रयोग ही होता है और न भाषा को सहेजने का प्रयास ही रहता है। वाक्य छोटे छोटे, स्पष्ट और संवादात्मक होते हैं। शब्दावली को व्यंजनात्मक और व्यंग्यात्मक तथा संकेतात्मक बनाने का प्रयास नहीं रहता है। न लंबे प्राकृतिक चित्रों एवं सुविस्तृत वर्णनों को ही इसमें स्थान मिलता है, अपितु इसमें सर्वसाधारण को समझने योग्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें रोचकता जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। हितोपदेश पंचतंत्र के जो रचयिता है पंडित नारायण शर्मा, रचयिता विष्णु शर्मा थे और विष्णु शर्मा चाणक्य का ही दूसरा नाम था। अतः पंचतंत्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जा चुकी थी, इसलिए इसका रचना काल 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पर पाश्चात्य तथा कुछ भारतीय विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, न कि विष्णु शर्मा। अतः पंचतंत्र की भाषा और उसके वर्णन गुप्तकालीन अवश्य प्रतीत होते हैं।
रचना काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। पंचतंत्र में 5 तंत्र अथवा प्रकरण है, जिनमें सरल व रोचक शैली में लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। इनमें महाभारत आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों से नीतिपरक श्लोक उद्धृत किए गए हैं। पंचतंत्र विश्व साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कई विदेशी भाषाओं में इसके अनुवाद भी किए जा चुके हैं। पंचतंत्र की नीति कथा के क्षेत्र में विश्व की अपूर्व देन है। इसी से विदेशों, पशु पक्षियों से संबद्ध नीति कथाओं का प्रचार प्रसार हुआ है। अब जो हम हितोपदेश के बारे में पढ़ेंगे कि पंचतंत्र की परंपरा में विकसित यह नीति कथा ग्रंथ नीति कथा साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इसके लेखक नारायण पंडित माने जाते हैं, जो कि संभवतः बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। विद्वानों ने इसकी रचना का समय 14वीं शताब्दी बताया है। यहाँ पर पंचतंत्र के प्रकरणों में भाषा शैली में भी अंतर है। पंचतंत्र में 5 तंत्र अथवा प्रकरण है। हितोपदेश में मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि नामक 4 परिच्छेद हैं। मित्रलाभ पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति का, सुहृदभेद पंचतंत्र के मित्र भेद का, विग्रह पंचतंत्र के काकोलुकीय एवं लब्ध प्रकाश का प्रतिनिधि है। हितोपदेश का मित्र लाभ जो है वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। अब हम हितोपदेश की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि यद्यपि इसकी कथाओं में कलात्मकता की कमी है, तथापि यह एक परिष्कृत कृति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी उपदेशात्मकता में है। पशु पक्षियों की साधारण कहानियों के द्वारा व्यावहारिक जीवन के आदर्श और सिद्धांतों को इसमें प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य मानव समाज को व्यवहार कुशल व राजनीतिक पटु व सदाचारी बनाना है। इसका संबंध किसी वर्ग विशेष से न होकर मानव मात्र से है। इसमें स्थान स्थान पर अनेक सदाचार परक श्लोक उपलब्ध होते हैं, जो कि प्राचीन स्मृतियों से और नीति ग्रंथों से लिए गए हैं। फिर भी यह ग्रंथ धर्मशास्त्र की भांति मानव के लिए विधि निषेध विधान नहीं करता है, अपितु साधारण कहानियों द्वारा लोक सामान्य को सदाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें मानव मात्र के कर्तव्यों को तथा उसके दैनिक जीवन व पारस्परिक संपर्क की सामान्य बातों की विवेचना की गई है, जिससे मनुष्य इन नीतियों एवं व्यवहारों के अनुसार चलकर अपने जीवन को सफल बना सके। ग्रंथ के आरंभ में लेखक ने अपने इस ग्रंथ की उपादेयता बतलाई है और इसके पढ़ने से संस्कृत भाषा के प्रयोग में चतुरता तथा लोक व्यवहार की अभिज्ञता प्राप्त होती है। कवि ने अपने ग्रंथ का उद्देश्य स्पष्ट किया है और इस कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। वह कथा की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और बहुत सारे छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अनेक इसमें 7-8 कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें हितोपदेश प्रथम भाग में सर्वप्रथम प्रस्ताविका है, फिर काक, कछुआ, मृग और चूहे का उपाख्यान है, बूढ़े बाघ और मुसाफिर की कहानी है, मृग, काक और गिद्दड़ की कहानी है, अंधे, गिद्ध, बिलाव और चूड़ियों की कहानी है, चूड़ाकर्म, सन्यासी और एक धनिक हिरण्यक नाम के चूहे की कथा का वर्णन किया गया है, चंदन दास, बूढ़ा बनिया और उसकी जवान स्त्री की कथा का वर्णन किया गया है, गिद्दड़ और हाथी की कहानी है, मृग, शूकर, सांप, गिद्दड़ की कहानी है। इस प्रकार से अनेक कहानियों का वर्णन छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अनेक उपदेशात्मक वर्णन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो मित्रलाभ की जो प्रथम कथा है उसको थोड़ा सा हम हिंदी में विस्तार पूर्वक देखेंगे, फिर हम संस्कृत भाग का अध्ययन करेंगे। पहली जो कथा है वह है कि मैं जबकि एक बार दक्षिण के जंगल में घूम रहा था, जब मैंने देखा कि एक बूढ़ा व्याघ्र स्नान करके कुश हाथ में लेकर सरोवर के किनारे कहता है कि हे पथिकों, इस सोने के कंकण को लो। तब लोभ के वशीभूत होकर किसी पथिक ने सोचा
कि भाग्य से ही ऐसा होता है, परंतु सहसा ऐसा कार्य में न पड़ना चाहिए। फिर भी उससे पूछा कि यह कंकण कहाँ है व्याघ्र? व्याघ्र ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। पथिक ने पूछा, तुझ हत्यारे जीव का कैसे विश्वास किया जाए? तो उसने कहा, पहले मैं अवश्य जीव हत्या करता था, जिससे मैं वंशहीन हो गया। तब किसी धार्मिक के उपदेश से मैंने हत्या करना बंद कर दिया। अब मैं नित्य स्नायी और दानी बन गया हूँ। तुम दीन हो, इसलिए मैं तुम्हें दान कर देना चाहता हूँ। इसलिए सरोवर में स्नान कर इस स्वर्ण कंकन को ले लो। उसकी ऐसी बनावटी बातों से विश्वास में आकर जो ही वह सरोवर में घुसा, त्यों ही कीचड़ में फंस गया। बाघ ने लपक कर उसे पकड़ लिया और खा डाला। चित्रग्रीव ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि लोभ नहीं करना चाहिए। किंतु उनमें से एक कबूतर ने कहा, यदि सर्वत्र संदेह किया जाए और सर्वत्र राजा की बात ही मानी जाए तो खाना मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। अतएव मैं नहीं मानता हूँ। उसकी सभी बातों को सुनकर कबूतर नीचे उतरे और जाल में बंध गए। तब वे परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। तब चित्रग्रीव ने उन्हें समझाया कि सब कुछ भाग्य का दोष है, अतः विवाद न करके इसका प्रतिकार करना चाहिए। सब लोगों को एक मन होकर जाल को लेकर उड़ना चाहिए। ऐसा ही निश्चय कर सभी जाल में उड़ गए। बहेलिया निराश होकर लौट गया। तब चित्रग्रीव ने कहा कि चित्रवन में मेरा हिरण्यक नाम का चूहा रहता है, वहाँ चलो, वह हमारे बंधन काट देगा। यह निश्चय करके सब वहाँ चले गए। हिरण्यक वहाँ से 100 द्वार वाला बिल बनाकर रहता था। चित्रग्रीव को पहचान गया और बाहर आया और पूछा कि हे मित्र, यह कैसे हुआ? उसने कहा, सब भाग्य का खेल है। यह सुनकर हिरण्यक से चित्रग्रीव ने कहा कि आप पहले हमारे इन आश्रितों के बंधन को काट दें। यदि फिर आप में शक्ति रहे तो मेरे भी काट देना। उसकी इस बात से अधिक प्रसन्न होकर हिरण्यक ने सबके बंधन काट दिए और वे उससे विदा लेकर अपने स्थान को चले गए। लघुपत्नक नामक कौवा जो इस सारे वृतांत को देख रहा था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हिरण्यक से बोला, तुम धन्य हो, मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ। हिरण्यक ने बिल से ही कहा कि तुम मेरे भक्षक हो और मैं तुम्हारा भक्ष्य, अतः हम दोनों में मित्रता संभव नहीं है, क्योंकि भक्ष्य भक्षक की प्रीति विपत्ति का ही कारण होती है। देखो, गीदड़ के पास में बंधा हुआ मृग कौवे से रक्षित हुआ था। कौवे ने पूछा, यह कैसे? तब हिरण्यक ने कहा। इस तरह से छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे नीति की बातों को समझाया गया है कि मनुष्य को अपने व्यावहारिक जीवन में किस तरह का कर्म करना चाहिए। कल से हम इसके संस्कृत भाग की इस नीति कथा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।